नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 8 मई 2026 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज फ्राइडे है। तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एसिड अटैक से संबंधित। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। एसिड अटैक से संबंधित आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से संबंधित, आईएस इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का ही फायर ट्रेजेडी से संबंधित ये वाला आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माइनर रेप विक्टिम्स का अबॉर्शन अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, याद होगा हमने एक केस डिस्कस किया था। 30 हफ्तों की प्रेगनेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अबॉर्शन कर दो, लेकिन डॉक्टर्स मना कर रहे थे कि भाई बच्ची की जान को रिस्क हो जाएगा। तो वही आर्टिकल फिर से आया है, ये हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, कौन सा? हम एसिड अटैक वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आपको एक बात बताता हूं। देखो, एक लड़की प्रिया जो स्कूल से लौट रही थी और अचानक से बाइक पे दो जवान आए और उन्होंने ना प्रिया के फेस पे ना एसिड फेंक दिया। उसके बाद देखो प्रिया का जो चेहरा था पूरी तरह से डिसफिगर्ड हो गया। महीनों तक इलाज चला, मुश्किल से प्रिया की जान बच की। लेकिन सरकार ने प्रिया को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत किया, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रिया को दिया गया, रिजर्वेशन में लाभ दिया गया। लेकिन देखो दूसरी तरफ सुप्रिया बस स्टैंड से घर की तरफ आ रही थी और पुराना लड़का जो काफी समय से पीछे पड़ा हुआ था सुप्रिया के, उसने सुप्रिया को जबरदस्ती पकड़ा अपने दोस्त के साथ में और उसको एसिड पिला दिया, फेंका नहीं, मुंह पे पिला दिया। और इसके बाद क्या हुआ, सुप्रिया के अंदर की जो फूड पाइप थी, गला था, पेट था, अंदर से पूरी तरह से जल गया। लेकिन सरकार कहती है आपके ऊपर एसिड नहीं फेंका गया है, इसलिए सुप्रिया को हम कुछ लाभ नहीं देंगे, हम विक्टिम मानेंगे ही नहीं सुप्रिया को। क्यों? क्योंकि सुप्रिया के ऊपर एसिड नहीं फेंका गया है, अंदर डाला गया है। क्या मजाक है। लेकिन यह मजाक ना 2016 से अभी तक यानी पिछले 10 सालों से चल रहा था। हम बात करते हैं ना रेड टेपिज्म की, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी लोग कितने लकीर के फकीर होते हैं, जो लिख दिया और इंटेंशन कभी देखते ही नहीं। भाई जबरदस्त एग्जाम्पल है रेड टेपिज्म का। समझ रहे हो कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो 2013 तक तो ना एसिड अटैक के जो केसेस होते थे ना, आईपीसी में उनके लिए अलग से कोई प्रोविजन था ही नहीं। किसको बहुत ज्यादा आपने नुकसान पहुंचा दिया, मारने की कोशिश की, बस वही सेक्शन दर्ज होती थी एसिड अटैक के केसेस में। लेकिन अमेंडमेंट हुआ 2013 के बाद में और एसिड अटैक्स को अलग से एक क्राइम माना गया। समझ गए? फिर ये देखो, ये अमेंडमेंट हुआ था और इसके लिए लक्ष्मी अग्रवाल जो खुद एसिड अटैक की विक्टिम थी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि भाई इसको आप बाकी क्राइम्स के साथ समान कैसे मान सकते हो। लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती जो एसिड अटैक फेस करते हैं उन पे क्या बीतती होगी। जबकि कानून तो कह देता है कि हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है तो वैसा ही क्राइम है, वैसा क्राइम नहीं है। 2013 में सरकार की आंखें खुली और एसिड अटैक को अलग से एक क्राइम माना गया, जिसके लिए सीवियर पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया। फिर क्या हुआ, 2016 में ना डिसेबिलिटी वाला एक्ट आया। डिसेबिलिटी वाला एक्ट में ना 21 तरह की अलग अलग डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया था और उसमें से एक ये भी डिसेबिलिटी मानी गई थी, एसिड अटैक का कोई विक्टिम होता है ना, उसे भी डिसेबल माना जाता है, उसको भी फिर डिसेबल होने के बाकी सारे लाभ मिलते हैं, जैसे रिजर्वेशन में बेनिफिट्स और जो भी सरकार की स्कीम्स का लाभ होता है वो फिर एसिड अटैक्स की विक्टिम्स को भी मिलने लगा। ये हुआ कब? जब 2016 में डिसेबिलिटी वाला एक्ट आया। डिसेबिलिटी नहीं बोलते वैसे, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हम बोलते हैं। समझ गए? तो इतना चल रहा था। लेकिन देखो इस एक्ट में ना एक सेक्शन ऐसा था जिसने ना पूरे सिस्टम की पोल खोल दी कि सिस्टम किस प्रकार से जो एक्चुअल में जेन्यून बेनिफिशियरी है ना उनको इग्नोर कर देता है। कौन सा वो सेक्शन था जिसने पूरी पोल खोल दी?
शेड्यूल 2 सेक्शन ZC, इसमें यह बोला गया है एसिड अटैक विक्टिम कौन है? जिनके फेस पे या फिर बॉडी पे एसिड थ्रो किया गया है। यहां पे देखो दो कीवर्ड्स हैं, एक एसिड थ्रो करना, दूसरा जिससे फेस या फिर बॉडी जो है वो डिसफिगर हो गई है, मतलब बॉडी पे ना बर्न के निशान हैं, चाहे फेस पे या बॉडी पे। भाई ये तो एसिड अटैक विक्टिम है, लेकिन सुप्रिया जैसे लोग जिनको पकड़ के जबरदस्ती एसिड पिला दिया गया है, वो एसिड अटैक के विक्टिम नहीं है। सोच के देखो, ये मजाक हो रहा था 10 सालों से। लेकिन देखो एक पिटीशन डाली गई कि भाई आप इंटेंशन देखो ना, मतलब कोई कानून लाया गया था किस इंटेंशन के साथ लाया गया था, आप इंटेंशन देखो। एक सेक्शन में थोड़ी सी गलती कर दी गई तो इसका मतलब बाकी बेनिफिशियरीज जो एक्चुअल में विक्टिम्स हैं उनको आप लाभ नहीं दोगे। समझ रहे हो? पिटिशनर ने और भी अच्छे अच्छे आर्गुमेंट प्रेजेंट किए। पिटिशनर ने यह बोला कि इससे तो देखो आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, मतलब जिनको एसिड पिलाया गया है उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, मतलब कानून की अंडर क्लासिफिकेशन है। फिर दूसरे नंबर पे आर्टिकल 21, क्योंकि देखो किसी को जबरदस्ती एसिड पिला दिया जाता है, आप मानोगे नहीं, जिंदगी भर वो पर्सन खाना नहीं खा पाता, अलग से फूड पाइप लगानी पड़ती है। जब जब वो पर्सन खाना खाता है बिना फूड पाइप लगाए, तब तब अंदर इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, और ब्यूरोक्रेट्स कह देते हैं नहीं वो एसिड अटैक विक्टिम नहीं है। तो पिटिशनर ने बोला भाई ये मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन है, मुझे भी डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार है, आप ये मुझसे कैसे छीन सकते हो? तीसरा तीसरा फिर भारतीय न्याय संहिता जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता 2024 का सेक्शन 124 जो है, ये अब मतलब अब जाके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ना, अब जाके फिर ये इक्वल ट्रीट करेगा, एसिड थ्रो करना और एसिड पिलाना दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा। और ये तब पॉसिबल हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट का 4 मई 2026 को ना जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन जो थी एक्सपेंड कर दी एसिड विक्टिम्स की, जिनको जबरदस्ती एसिड पिलाया जाता है वो भी अब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे जिनके ऊपर एसिड फेंका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी अच्छे अच्छे काम किए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब ये चीज जो है ना ये 2016 से ही लागू होगी, मतलब पास्ट में बहुत सारे ऐसे एसिड विक्टिम्स को लाभ नहीं दिया गया है ना, उनको लाभ मिलेगा। 2016 से लेके अभी तक जितने भी ऐसे एसिड विक्टिम्स जिनको जबरदस्ती पिलाया गया लेकिन सरकार ने लाभ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं भागो यहां से, पिछले 10 सालों में जितने भी ऐसे लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करो और सबको लाभ दो, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? फिर डेटरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार आज के युग में भी ना, मतलब ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती एसिड पिला देते हैं, एसिड फेंक देते हैं, डर कहां है सरकार का? सरकार का जो डर है वो कमजोर हो गया है, तो कुछ सरकार को नया करना होगा ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो ना हो। फिर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया। वैसे तो देखो आपको पता है पॉलिटी में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो गया है तब तक उसे निर्दोष माना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ऐसे केसेस में ना, एसिड अटैक के केसेस में यह प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज कर लो बेशक, मतलब जो अपराधी है ना उसके ऊपर यह दायित्व होना चाहिए कि तुम प्रूव करो कि तुम इनोसेंट हो। तो यहां पे बल्कि ये प्रिंसिपल इग्नोर करने का सजेशन दे रही है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन ये भी रेज किया, हमने देखो बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, एसिड मार्केट में ना इजीली नहीं मिलता है, सिर्फ लाइसेंसी लोग बेच सकते हैं एसिड को और माइनर्स को नहीं मिल सकता है। जो भी एसिड लेने दुकान पे जाएगा प्रॉपर रीजन बताएगा कि मैं एसिड क्यों ले रहा हूं, सब कुछ रजिस्टर होगा तभी एसिड बेचा जाता है। लेकिन बावजूद इसके एसिड अगर मार्केट में इजीली मिल जाता है ना, तो जो सेलर है ना उसको भी दोषी बनाया जाए, ताकि डर के चलते जो सेलर है वो किसी को ज्यादा पैसे के लालच में एसिड ना बेचे। समझ गए? तो सेलर को भी को एक्यूज्ड बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ना, दिसंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी बोली थी कि भाई डर तो कम होगा ही लोगों में जो लोग ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग है एसिड अटैक्स के, पेंडेंसी इतनी ज्यादा है, सालों बाद रिजल्ट आता है,
तो इतने में तो फिर जो डर है वो खत्म ही हो जाता है। एसिड अटैक के केसेस में तो तुरंत के तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, तुरंत के तुरंत डर पैदा होना चाहिए। तो ये केसेस की पेंडेंसी है, समझ गए। अब रेलेवेंस देख लीजिए। ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से संबंधित क्वेश्चन 2017 में पूछा था, तो वहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। परपोसिव इंटरप्रिटेशन। परपोसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो कानून आया था आप उसका इंटेंशन देखो ना भाई। एक होता है लिटरल मीनिंग देखो जो लिख रखा है, जैसे वो सेक्शन 2Z था ना, एक तो उसमें जो साफ साफ लिखा गया है कि एसिड थ्रो करना, फेस डिसफिगर होना, वो लिटरल मीनिंग है जो लाइन से समझ में आता है। जबकि आप कानून की इंटेंशन देखो। इंटेंशन में जब वो कानून लाए थे ना, जो पार्लियामेंट में जब कानून आया था, तो उस समय लॉ मेकर्स की क्या इंटेंशन थी आप वो देखो। ये मतलब होता है परपोसिव इंटरप्रिटेशन। इंटेंशन के साथ कानून को इंटरप्रेट करो। तो ये अच्छी अच्छी कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद में ये मेंस का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर अगला जो आर्टिकल है वो फायर से संबंधित है। अभी देखो, सहादरा में ना काफी दुखद हादसा हो गया था। दिल्ली के सहादरा में एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग थी। अब ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग थी ना, वहां पे आग लग गई, और स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के माध्यम से जो आग थी ना वो आगे ऊपर बढ़ती गई, ऊपर बढ़ती गई। लेकिन ना जो लोग रह रहे थे ना वो भाग नहीं सके। क्यों नहीं भाग सके भाई? जिस चीज का लोग ने वहां पे इस्तेमाल करने का सोचा था ना कि ये लोग जो हैं वो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक लोग, जैसे ही आग लगी सारी बिजली बंद हो गई। बिजली बंद हो गई तो इलेक्ट्रिक लोग जो थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो बंद ही नहीं हुए, मतलब ओपन ही नहीं हुए डोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोक्स खुले ही नहीं, क्योंकि बिजली चली गई थी। सोच के देखो। फिर इसके बाद में आप बोलोगे बालकनी से आ सकते थे फायर ब्रिगेड वाले। बालकनी में ना ग्रिल थी, चोरों से बचने के लिए ना बिल्डिंग में बड़ी बड़ी बालकनी में ग्रिल लगाई हुई थी। तो ग्रिल को काटने में ना बहुत समय लग गया। तो इस वजह से जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले अंदर एंटर नहीं हो सके। और जो टेरेस था, छत था, वो भी एक्सेसिबल नहीं थी, ब्लॉकेज था। तो इस वजह से 9 लोगों की जान चली गई और 15 लोग घायल हो गए। अब राइटर बोलते हैं देखो ये एक ऐसा हादसा नहीं है, ऐसे हादसे और भी होते रहते हैं। मार्च की बात है, पालम में फायर लगी थी, 9 लोग तब भी मारे गए थे। वो बिल्डिंग जो थी मिक्स्ड यूज वाली थी, नीचे दुकान ऊपर मकान। अब यहां पे फायर फाइटिंग की ना फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं थी। फायर ब्रिगेड वाले आए, लेकिन उनके जो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी ना, मतलब जिस पे बैठ के फायर ब्रिगेड वाले ऊपर जाते हैं, वो लिफ्ट ही काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से तुरंत का तुरंत बचाया नहीं जा सका रेजिडेंट्स को। फिर एक द्वारका वाला हादसा हुआ। द्वारका में क्या हुआ था? द्वारका में ना फायर ब्रिगेड वाले आए तो सोसाइटी का एक बड़ा सा बोर्ड था, उस बोर्ड की वजह से ना फायर ब्रिगेड वाले अंदर एंटर ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से काफी समय खराब हो गया। तो ये राइटर शुरू में ना केस स्टडीज देते हैं। राइटर बताते हैं कि देखो बड़े बड़े दावे जो हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो हादसे हैं ना बिल्कुल आम हैं। और अक्सर हम बोल देते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन सबसे मेन रीजन जानते हो क्या है? हम बोलते हैं ना एमसीबी गिर गई। अक्सर लाइट चली जाती है हमारे घर में और हम एमसी चेक करने जाते हैं, एमसीबी तो नहीं गिर गई। एक्चुअल में होता क्या है, ये ना एमसीबी एक सेफ्टी सिस्टम है कि वायर्स में अगर करंट एक लेवल से ज्यादा बढ़ता है ना, तो एमसीबी अपने आप नीचे गिर जाती है और घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है, ताकि वायर्स में आग ना लगे। अब वायर में करंट एक लेवल से ज्यादा फ्लो कर रहा है और एमसीबी नहीं गिरेगी, तो वायर ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी, आग लग जाएगी। इसलिए एमसीबी जो है वो एक सेफ्टी सिस्टम होता है। जैसे ही वायर में करंट ज्यादा फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है, एमसीबी तुरंत गिर जाती है, लाइट चली जाती है। लेकिन इंडियंस बीइंग इंडियंस कई बार क्या करते हैं, जब बार बार एमसीबी गिरती है ना, तो लोड इंक्रीज करवाने के बजाय, चीजें ठीक करने के बजाय, वो हायर लोड की
जो एमसीबी है ना वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये एमसीबी तो बार बार गिर जाती है, हायर लोड की हम एमसीबी इस्तेमाल करेंगे, वो गिरेगी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहां सोल्व हुई? वायर्स में जब करंट ओवरफ्लो करेगा तो एमसीबी नहीं गिरेगी, लेकिन जब वायर में करंट ओवरफ्लो करेगा तो वायर पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी, आग लगना स्टार्ट हो जाएगी, वो भी दीवारों के अंदर अंदर। यही तो दिक्कत है, तभी तो आग लगती है हमारे देश में, तभी तो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जानबूझ के ना हम जो सेफ्टी सिस्टम है एमसीबी वाला, उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बार बार गिरती है तो उसको हम ज्यादा लोड की बड़ी एमसीबी ले लेते हैं, ज्यादा लोड की ले लेते हैं ताकि वो गिरे नहीं नीचे, लेकिन रूट काज पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते। आग लग जाती है, शुरू में दीवारों के अंदर लगती है, फिर बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। ये दिक्कत है। समझ गए? ये सारा मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिक लोड वाला पॉइंट। अब देखो, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार कहती है कि हम, गर्मियों का सीजन है, हम आग ना लगे इससे निपटने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। भाई बेसिक फैसिलिटीज तो फायर ब्रिगेड वालों के पास कई बार होती नहीं है, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है। समझ रहे हो? वहां पालम वाला जो इंसिडेंट हुआ, वहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट ही काम नहीं कर रही थी फायर ब्रिगेड वालों की। सरकार कहती है स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एडवांस सिस्टम होगा, लेकिन वर्किंग स्प्रिंकलर्स नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो फायर इंजन्स हैं वो आसानी से बिल्डिंग के अंदर नहीं एंटर कर पाते। जो बिल्डिंग्स हैं इतनी कंजेस्टेड होती हैं, इलीगल प्लानिंग होती है कि फायर ब्रिगेड वाले जो, वो वैन जो होती है, गाड़ी जो होती है, वो अंदर ही एंटर नहीं कर पाती। ये देखो, इलीगल मिक्स्ड यूज वाली बिल्डिंग्स चल रही हैं ओपनली, लेकिन सरकार उस इलीगल कंस्ट्रक्शन पे लगाम नहीं लगाती, कोई पॉलिसी नहीं लेके आती। और देखो, दिल्ली में तो हिस्टोरिकल पैटर्न है, बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसे 1997 में उपहार सिनेमा बहुत फेमस, इस पे वेब सीरीज भी बनी थी, आर माधवन की मूवी थी, पता नहीं वेब सीरीज थी। 2019 में सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई थी। ऊपर जो टेरेस था ना, वहां पे लोग था कोचिंग सेंटर, तो इस वजह से बच्चे टेरेस पे नहीं निकल पाए, और सारे के सारे मतलब जितने मौजूद बच्चे थे जल गए थे, शायद 60 एक लोगों की जान गई थी। ये देखो, तो ऐसे हादसों से देखो अथॉरिटीज सबक नहीं लेती हैं। अब लास्ट में सॉल्यूशंस राइटर के द्वारा बताए जाते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड, इसको देखो, सिर्फ नेशनल बिल्डिंग कोड की जो गाइडलाइंस है ना भाई, इनको आप ना रिकमेंडेशंस के तौर पे मत लो, इनको आप मैंडेटरी लो। नेशनल बिल्डिंग कोड की जो गाइडलाइंस है ना वो मस्ट होनी चाहिए, कि हाँ भाई मैंडेटरी होनी चाहिए, ये तो इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। फिर फेल सेफ इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, आजकल के जो लॉक्स हैं ना वो फेल सेफ होने चाहिए, कि जैसे ही लाइट जाएगी तो वो अपने आप ओपन हो जाएंगे। अब हालांकि देखो, इस चीज का चोर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म तो देखो हो सकता है कि आग लगने की सूरत में ना लॉक अपने आप ओपन हो जाएं, इसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। मैंडेटरी इलेक्ट्रिकल ऑडिट एवरी 3 इयर्स। अब 10 साल से ज्यादा पुरानी जो बिल्डिंग्स है ना भाई, उनकी ना हर 3 साल बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ना उनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं सड़ी हुई तारें लगी हुई हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, तो हर 3 साल में ऑडिटिंग होनी चाहिए 10 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग्स की। और कम्युनिटी अवेयरनेस हो, जो रेजिडेंट वेलफेयर अथॉरिटीज है ना वो एनडीएमए से सबक लेके समय समय पे ड्रिल भी ऑर्गेनाइज करें, कि भाई आग लगती है तो कैसे पूरा तंत्र चलेगा, कैसे जान बचाई जा सकती है। तो ऐसी मॉक ड्रिल एनडीएमए से गाइडलाइंस लेके आरडब्ल्यूए भी समय समय पे कर सकता है। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो: अर्बन फायर वल्नरेबिलिटी, इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी, हायरार्की ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोच, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीलिम का आप अटेम्प्ट कीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक से आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले, इकोसिस्टम का मतलब तो आप सबको पता होगा, इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम का मतलब। इकोसिस्टम मतलब एक वेब ऑफ लाइफ है, जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, बैलेंस बना के रहते हैं। अब एलियन स्पीसीज कौन सी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आप अपने घर में रह रहे हो,
घर में रह रहे हो, आराम से चाय पी रहे हो, घंटी बजती है, आप देखते हो एक मेहमान आया है। हालांकि वो मेहमान अनवांटेड था, फिर भी आप सोचते हो कोई बात नहीं यार, एक दो दिन रहेगा चले जाएगा। फिर क्या होता है कि वो मेहमान आपके घर में रहना स्टार्ट करता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन। एक अजय देवगन की मूवी भी है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम कब जाओगे वैसे वाली है। तो 7 दिनों बाद वो मेहमान नहीं जाता, लेकिन मेहमान आपको अपने घर से भगा देता है। तो वो मेहमान जो है वो यहां पे है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज में देखो तीन चीजें हैं। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एलियन का मतलब ये नहीं कि दूसरे प्लेनेट से आए हैं, नहीं, इसी प्लेनेट से। देखो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज वो होती हैं जो नेटिव नहीं है। जैसे अपना एनसीआर मान लो, अब कोई स्पीसीज बाहर से आई है, दूसरे देश से आई हैं, साउथ अमेरिका से ले आए, या फिर ब्राजील से ले आए, अमेरिका से ले आए, यूएस से ले आए, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद में वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, और बहुत तेजी से इस प्रकार से ग्रो कर रही हैं कि यहाँ के जो लोकल स्पीसीज है ना उनको नुकसान पहुंचा रही हैं, और वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो ये हुआ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज में ना दो कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज वाला तो चलो समझ ही गए, प्रजाति। इन्वेसिव मतलब जो बहुत तेजी से एग्रेसिवली ग्रो करती हैं और जिसकी वजह से लोकल स्पीसीज खतरे में आ जाती हैं। और एलियन मतलब जो बाहर की हैं, दूसरे देश की हैं। समझ गए? तो ये दो कीवर्ड्स आप जरूर याद रखिएगा। अब हुआ क्या था, जैसे देखो खास करके अंग्रेजों ने ना, अब अंग्रेज यहां के तो थे नहीं, जब वो यहां पे उन्होंने सत्ता चलानी स्टार्ट की, अब वो बहुत सारे डेकोरेटिव प्लांट्स ले आए, साउथ अमेरिका से ले आए डेकोरेटिव प्लांट्स अपने यहाँ पे बाग वगैरह में लगाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, वो डेकोरेटिव प्लांट्स ना अब बहुत बड़ी सरदर्दी बन गए हैं इंडिया के लिए। इवन ऐसे भी प्लांट्स हैं, जब हमने यूएसए से PL 480 प्रोग्राम के तहत वीट इंपोर्ट किया, तो उसके साथ कुछ सीड्स भी आ गए। अब सीड्स आ गए, वो यहाँ पे फिर प्लांट बनाने लगे, और वो प्लांट इतने घटिया नेटिव जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन प्लांट्स को कांग्रेसी घास भी कहते हैं, क्योंकि वो PL 480 प्रोग्राम कांग्रेस की सरकार के दौरान चला था। गाजर घास भी कहते हैं और कांग्रेसी घास भी कहते हैं। समझ गए? अब कुछ चार डेडली जो विलेंस हैं उनके बारे में देख लीजिए, जो सबसे बड़े एलियन स्पीसीज हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। लैंटना कैमारा, लैंटना कैमारा। आप कोई भी आपके आसपास फॉरेस्ट से जुड़ा कोई बंदा होगा ना, या बंदी होगी, उससे पूछना लैंटना कितना ज्यादा खतरनाक है। और भाई पूरा जंगल का जंगल खत्म करता जा रहा है ये लैंटना। मेरे जो फॉरेस्ट सर्विस में दोस्त सिलेक्ट हुए हैं ना, वो बहुत दुख व्यक्त करते हैं कि यार ये लैंटना ने तो बर्बाद कर दिया इंडिया के जंगलों को। सेंट्रल और साउथ अमेरिका से इसे लाया गया था, ब्रिटिश लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1800 के बाद में अपने गार्डन्स को सजाने के लिए। लेकिन ये जो लैंटना है ना, ये भाई अपनी रूट्स में ना ऐसे केमिकल्स छोड़ता है, उन केमिकल्स की वजह से ना दूसरे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। और ये लैंटना जो है बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। प्लांट काटने के बाद में भी दोबारा से वहां पे ग्रो कर जाता है, 12 साल तक उनके जो सीड्स हैं वो वहीं पे रहते हैं। बहुत तंग करता है ये प्लांट, क्यों ही लेके आए ब्रिटिशर्स इसे, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। फिर है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसे विलायती कीकर भी कहते हैं। अब ये भी ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे, हालांकि इनको लाने में तो उनकी इंटेंशन थोड़ी ठीक थी। गुजरात में, राजस्थान में बहुत ज्यादा डेजर्ट वाला एरिया है ना, तो ब्रिटिशर्स इस इंटेंशन के साथ में लेके आए थे कि ये पौधा इस डेजर्ट एरिया में लगाएंगे तो थोड़ा हरियाली आ जाएगी, थोड़ा सिस्टम वहां पे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इस विलायती कीकर को लेके आए थे मैक्सिको और साउथ अमेरिका से। समझ गए? इंटेंशन इसमें हालांकि उनकी ठीक थी कि एरिड एरियाज जो हैं उनको थोड़ा हरा भरा हम कर देंगे। लेकिन भाई ये भी ना, नीचे से ना जहां पे भी ये पौधा उगाया जाता है ना विलायती कीकर, नीचे से बहुत ज्यादा पानी चूस लेता है, और आसपास के पौधों को पानी मिल ही नहीं पाता, और आसपास का पूरा रीजन जो है जबरदस्त वाटर क्राइसिस का शिकार हो जाता है। तो ये हमने बात की प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की। फिर ये तो बहुत फेमस है, वाटर हयासिंथ, जल कुंभी।
इसे तो टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसकी आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी। किसी भी वाटर बॉडी या लेक के ऊपर ये पौधा उस वाटर बॉडी को ना पूरी तरह से ढक लेता है, ढक लेता है। जैसे मान लो ये कोई वाटर बॉडी है ना, इसके पूरे सरफेस पे ये वाटर हयासिंथ घेर लेगा, पानी दिखेगा ही नहीं, सिर्फ ये पौधा दिखेगा। समझ गए? ये अमेजन बेसिन से लाया गया था और इसको भी सजाने के लिए लाया गया था, ऑर्नामेंटल ब्यूटी के लिए। ये कोई वाटर सरफेस बॉडी है, उसको पूरी तरह से ढक लेता है। नीचे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक सनलाइट नहीं जा पाती, इस वजह से वो मरना स्टार्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो मर जाते हैं तो उनको गलाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो मतलब बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है। फिर क्या है? पैर्थीनियम हिस्ट्रोफोरस, गाजर घास, ये वही है जो मैंने आपको बताया। PL 480 प्रोग्राम के तहत हम यूएसए से अनाज इंपोर्ट कर रहे थे और उसके साथ ही एक प्लांट के सीड्स आ गए जिसका नाम ये गाजर घास है। कांग्रेस घास और गाजर घास दोनों कहा जाता है। अब ये जो घास है ना, ये एग्रीकल्चर फील्ड्स को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। अस्थमा और स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं ह्यूमन बींग्स में इस गाजर घास के कारण। तो इन प्लांट्स के आप नाम भी याद रखिएगा। अब ये जो मैंने आपको इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बताई ना, इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को क्या नुकसान होता है? बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, दूसरे नेटिव प्लांट्स नहीं उग पाते और उन नेटिव प्लांट्स पे जो जीव जंतु डिपेंड करते थे वो भी फिर लुप्त होने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ गए? यानी बाहर के प्लांट की वजह से लोकल प्लांट्स नहीं उग पा रहे हैं, लोकल प्लांट्स पे जो जीव जंतु डिपेंड करते थे उनको भी नुकसान पहुंचता है। फिर नेक्स्ट है अल्टर्ड सोयल केमिस्ट्री। सोयल केमिस्ट्री को बदल देते हैं, क्योंकि जैसे जो सबसे पहले वाला पौधा था जो मैंने बताया ना, वो ना रूट्स में केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो पौधे रूट्स में केमिकल्स रिलीज होने के कारण ना सोयल में कुछ उगना बंद हो जाता है, ये दिक्कत आती है। और कुछ जो पौधे हैं ना बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो अच्छी बात है, भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन भाई हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं ना, वो ऐसे ऐसे इकोसिस्टम में रहने के लिए बने नहीं हैं। वो कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में रहने के लिए बने हैं। तो ज्यादा नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी, तब भी हमारे लोकल प्लांट्स के लिए, देसी प्लांट्स के लिए दिक्कत है। फिर है वाटर स्ट्रेस। अब कई पौधे ऐसे होते हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज ऐसी होती हैं कि ना बहुत ज्यादा वाटर, ग्राउंड वाटर से सोख लेते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में वाटर को रिलीज कर देते हैं। तो नीचे तो पानी की कमी हो गई ना, वाटर क्राइसिस आ जाते हैं। इंक्रीज फायर रिस्क। अब जो ड्राई इन्वेसिव ग्रासेस है ना, वो बहुत हाई फ्यूल लोड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अब तो देखो आगे आगे तो बल्कि इकोसिस्टम ना और भी वल्नरेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल कभी होती है कभी नहीं होती है, सूखे की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, तो लोकल प्लांट्स को रिस्क और भी ज्यादा बढ़ गया है। एग्रीकल्चर आज के समय में अनसस्टेनेबल हो गया है। हम इतना ज्यादा यूरिया यूज करते हैं, सोयल की माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को हम मार रहे हैं, सोयल की जो इम्यूनिटी है वो और ज्यादा कमजोर हो रही है, तो लोकल प्लांट्स को और ज्यादा खतरा है। फिर क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। रोड के कारण या फिर माइनिंग के कारण हम ना जंगलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। अब इतना टुकड़ा है मान लो, अब इसके एज पे ना जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है ना, उनके उगने के चांसेस बल्कि और भी ज्यादा होते हैं। लेंटना जैसे पौधे के उगने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। तो ये एज इफेक्ट है और एज इफेक्ट का फायदा काफी होता है एलियन स्पीसीज को। फिर वेटलैंड और रिवर मॉडिफिकेशन। जैसे देखो अर्बन एरियाज में जो सीवरेज वाला पानी होता है ना, वो कहीं ना कहीं मिलता है किसी वाटर बॉडी में। अब वो जो जिस भी वाटर बॉडी में मिलता है ना, वो तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के लिए भी बहुत ज्यादा स्वर्ग जैसा एरिया है, यूं मान के चलो। खास करके वाटर हयासिंथ के लिए, जल खुंबी के लिए। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन में राइटर देखो सबसे मेन सॉल्यूशन ये बोलते हैं कि भाई आप ना लोकल जो पौधे हैं ना उनको रिजिलियंट बनाने की कोशिश करो। वो कमजोर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, दूसरे रीजंस के कारण। उनको आप रिजिलियंट बनाओ ताकि वो क्लाइमेट चेंज संबंधित जो शोक्स है ना उनको सहन कर सके आसानी से। समझ गए? ये देखो, और आप लोकल प्लांट्स को बचाओ ना तो पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, सोयल हेल्थ को रिस्टोर करो, वाटर साइकिल को रिस्टोर करो,
नेटिव बायोडाइवर्सिटी तभी जाके रिस्टोर होगी। और क्लाइमेट चेंज से हमारे देसी प्लांट्स अडेप्ट कर सकें, इस पे आप काम करो। लास्ट पॉइंट भी इसी से संबंधित है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। जैसे मालधारी कम्युनिटी है, अब ब्रिटिशर्स तो वो विलायती कीकर लेके आ गए बन्नी ग्रासलैंड्स में, लेकिन मालधारी कम्युनिटी ने ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में काम किया कि भैया इस विलायती कीकर को हटाओ, हम बन्नी ग्रास यहाँ पे उगाएंगे जो कि यहाँ की देसी है, यहाँ की लोकल है, इसे हम उगाएंगे। तो लोकल कम्युनिटी के साथ में पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा यूपीएससी ने पूछ लिया था 2018 में। ये वाला हमने डिस्कस किया प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा से संबंधित। तो ये साइंटिफिक जो नेम है ना, ये भी आप याद रखिएगा, चारों के चारों प्लांट्स के। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। और ये तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।